गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सार्थक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के नए नए वीडियो उत्पन्न हो सके। अपना लास्ट लेक्चर में टॉपिक चल रहा था प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान। अब इस पादप रोग विज्ञान की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावली के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज का अपना टॉपिक है वो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड ही है, लेकिन अब पादपों में जो अधिकांश बीमारियां हैं, रोग हैं, वो अधिकांश रोग आपके कवक के कारण, जीवाणु के कारण या फिर वायरस विषाणु के कारण फैलते हैं। तो अब जो रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे कारक कौन है? कारक कवक है, जीवाणु, विषाणु। ये ऐसे कारक हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कारक जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन या रोगजनक कहते हैं। अब ये कौन कौन से रोगजनक हैं? वो रोगजनक है आपके कवक। तो अधिकांश बीमारियां पादपों में है वो कवक के कारण, फंजाई के कारण, बैक्टीरिया, जीवाणु, मॉलिक्यूल्स, वायरस विषाणु, वायरस, निमेटोड या सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ, शैवाल और कुछ अजैविक कारक भी होते हैं जो पैथोजन के रूप में कार्य करके पादपों में रोग उत्पन्न करने का कार्य संपादित करते हैं। तो कि सर ये समस्त जो पैथोजन है जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, तो अब इन रोगजनकों में आपके सिलेबस में एक फंजाई कवक, दूसरा जीवाणु बैक्टीरिया और तीसरा विषाणु वायरस सिलेबस में डिटेल से दिया हुआ है। अब इन रोगजनकों की क्या प्रकृति है, क्या इसके लक्षण है, इनकी हमें डिटेल से अध्ययन करना है। क्योंकि जब तक हमें इसकी नेचर का पता नहीं चलेगा, प्रकृति के बारे में पता नहीं चलेगा, तो पादप के ऊपर होने वाले रोग का पहचान करने में हम असमर्थ हो जाएंगे। तो पादपों में होने वाली बीमारियां, रोग की पहचान करने, उसके लक्षणों को समझने और उसके नियंत्रण के, रोकथाम के उपाय संबंधित जो कार्य संपादन किया जाता है वही पूरी प्लांट पैथोलॉजी। तो इनका समस्त पूरा कवकों का, विषाणुओं का, जीवाणुओं का, यानी कि जो जो प्रकार के प्रकृति में आपके रोगजनक हैं उस रोगजनकों का अध्ययन करना ही आपकी क्या है? प्लांट पैथोलॉजी है। तो इस पैथोलॉजी में अपन कवक की परिभाषा के बारे में, कवक के सामान्य लक्षण क्या है, ये कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, ये पादप प्रजाति को किस प्रकार से इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित कैसे करते हैं, संक्रमित करने का माध्यम क्या है, और एक रोगग्रस्त पादप से स्वस्थ पादप में इसका संचरण कैसे होता है। इन समस्त और समस्त का अध्ययन है वो आपके पादप विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें आज अपन पहला रोगजनक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो रहेगी आपकी कवक या फंजाई। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड इज माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि कवकों के अध्ययन की शाखा को कवक विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब ये सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आता है, इसलिए इसको कह दिया माइक्रोबायोलॉजी की एक अलग सी ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत केवल और केवल कवकों की स्टडी ऑफ फंजाई का अध्ययन
PA माइकेली को कवक विज्ञान का जनक या माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। PA माइकेली को माइकोलॉजी का जनक, कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या है कवक? यदि आप कवक की साइंटिफिक परिभाषा जानना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। कवक एक यूकेरियोटिक, एक क्लोरोफिलस जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय शाखित संरचना होती है। ऐसे फिलामेंट्स या तंतु जो सूक्ष्म जीव है जिनकी कोशिका भित्ति या तो काइटिन की, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है। ऊमाइसीट्स का एक सदस्य है जिनकी कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ऊमाइसीट्स वृत्त के सदस्यों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, बाकी जितने भी वृत्त के बेसिलोमाइसीट्स है, मेस्टिलोमाइसीट्स के जितने भी सदस्य हैं सभी की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? काइटिन की बनी होती है। तो इस प्रकार प्रकृति के जो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे कवक फंजाई कहते हैं। आगे बात समझ, तो कवक के बारे में डिटेल से व्यक्त कर रहे हैं। ये मैंने आपको कवक की परिभाषा बता दी कि कवक एक यूकेरियोटिक, क्लोरोफिल रहित बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए बीजाणु युक्त कोशिका का प्रकार, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, जो शाखाओं में फिलामेंट्स तंतु होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी कोशिका भित्ति अधिकांश की काइटिन की बनी होती है, और ऊमाइसीट्स वर्ग जैसे सदस्यों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो उसे कवक कहते हैं। अब अपन डिस्कशन करेंगे कवक के सामान्य लक्षण। ये हैं कवकों के सामान्य लक्षण। एक एक इसके जनरल प्रैक्टिस ऑफ कवक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है आवास। कवक का आवास है वो है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है सभी जगह पर पाए जाते हैं। जहां पर भी नमी युक्त एनवायरनमेंट मिला, यानी कि कवकों की अंकुर के लिए या कवक को उगने के लिए इसकी फेवरेबल कंडीशन है, वो कौन सी है? नमी युक्त एनवायरनमेंट, नमी युक्त वातावरण। जहां जहां पर भी मिलेगा वहां पर आपके कवक उगाते हैं। तो सभी जगह सर्वव्यापी रूप से कवकों का वितरण है वो सर्वत्र पाया जाता है। लेकिन सभी कवकों में क्लोरोफिल जो पर्णहरित हैं उनकी अनुपस्थिति होती है। तो ये कुछ कवक हैं वो आपके सेप्रोफाइटिक, मर्तोपजीवी, सिम्बायोट, सहजीवी, पैरासाइट्स, परजीवी अथवा हाइपर पैरासाइट्स के रूप में सभी जगह पर पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में, मर्तजीवी के रूप में और माइक्रोराइजल एसोसिएशन के माध्यम से सिम्बायोट प्रकृति के रूप में सभी जगह पर ये मौजूद होते हैं। दूसरा है थैलस। थैलस क्या है? जड़, तना एवं पत्ती में अविभेदित संरचना क्या कहलाती है? थैलस कहलाता है। यानी कि एक पेड़ होता है, इसमें जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती, लेकिन थैलस जिस पार्ट में होगा उसमें जड़ नहीं होगी, तना नहीं होगा और पत्तियां नहीं होगी, क्योंकि शरीर पोषण और ये सब पोषक तत्वों का अवशोषण इत्यादि किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें राइजोस जड़ की जगह मूलाभास पाया जाता है, और पत्तियां नहीं है तो ऑलरेडी इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल तो है, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? थैलस कहलाती है। सेवा, टेरिडो और डायोफाइटा और कवक में थैलस पाए जाते हैं। क्या है थैलस की सिंपल परिभाषा? जड़, तना, पत्ती में अविभेदित संरचना क्या कहलाती है? थैलस कहलाती है। और कवकों का जो थैलस है वो प्लाज्मोडियल प्रकार का, एक कोशिकीय प्रकार का जो कवक है, कवक का थैलस है वो आपके ईस्ट में पाया जाता है, और
और तंतु में का मतलब है कि इस प्रकार से बहुत सारे फिलामेंट इस प्रकार से आपके कॉटन रुई होती है, रुई में कितने प्रकार के छोटे छोटे फिलामेंट तंतु होते हैं, ऐसे तंतु और शाखित संरचनाओं से युक्त संरचना होती है। और ये आपके तंतु में शाखित संरचना, तंतु में शाखित संरचना, तंतु में शाखित संरचना आपस में मिलकर के कवक जाल या इसको कहते हैं माइसीलियम का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे ये कवक तंतु आपस में सम्मिलित रूप से जुड़कर के माइसीलियम कवक जाल को निर्मित करने का क्या करते हैं, कार्य संपादित करते हैं। कैलस पोषण, कवकों में पोषण एवं परपोषित होता है। परपोषित का मतलब है कि पराये जीवों पर निर्भर रहता है पोषण के लिए, यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। अभी बताया आपको परजीवी, मर्दोपजीवी और सहजीवी, या तो किसी जीव के साथ सिम्बायोट बना लिया, सहजीवी संबंध बना लिया। फॉर एग्जांपल माइकोराइजा, परजीवी दूसरे जीवों पर, मर्दोपजीवी मर्द कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अपने पोषण की विधियां हैं, कवक में पोषण की विधियां आपके सिलेबस में डिटेल्स है, तो इसको मैं विस्तार बात कर लेता हूं। अलग से एक लेक्चर इसके ऊपर बनेगा, कवकों में पोषण की विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक आपके कवकों में जनन की विधियां, ठीक है, तो जनन को भी अपन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो इसका जनन और दूसरा इसका पोषण, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बना करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो पोषण तीन प्रकार का होता है, परजीवी, मर्दोपजीवी और सहजीवी। ये तीन प्रकार के पोषण के तीनों प्रकार को वन बाय वन डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। अगली है सेवा कवक की कोशिका वृद्धि, कवक से काइटिन। तो अधिकांश कवक हैं उनकी कोशिका वृद्धि तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन एक संघ है ऊमाइकोटा, और ऊमाइकोटा में भी ऊमाइसीटीज एक वर्ग, ऊमाइसीटीज एक वर्ग, उस ऊमाइसीटीज वर्ग के सभी सदस्यों की कोशिका वृद्धि सेल्यूलोज की बनी होती है। बाकी सभी प्रकार के जितने भी अधिकांश कवक हैं, उन अधिकांश कवकों की कोशिका वृद्धि काइटिन की बनी होती है। ध्यान दें, शैवाल में सेल्यूलोज की, कवक में काइटिन की, और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकॉन की कोशिका वृद्धि बनी होती है। और पादप में भी सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन और कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट की बनी होती है। तो कवक से काइटिन नाम याद, कवक से काइटिन याद रख लेना, तो काइटिन से कवक की कोशिका वृद्धि बनी होती है। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो अपवाद है ऊमाइकोटा संघ का एक वर्ग है ऊमाइसीटीज, और ऊमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों की कोशिका वृद्धि सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक बात है। अगला है रिप्रोडक्शन, जनन। कवकों में जनन की दो विधियां, एक अलैंगिक जनन बीजाणु निर्माण के द्वारा संपादित करता है, और लैंगिक जनन की क्रिया में सलेक्टिव प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें निषेचन इत्यादि की प्रक्रिया संपादित है वो नहीं होती है। तो इस प्रकार से जनन को भी अपन अगले लेक्चर में वो डिटेल से आपको बताएंगे। दूसरा है, अगला लक्षण है केंद्र की स्थिति। केंद्र की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि ये कोई कवक जाल है, कवक जाल है, तो पट के आधार पर दो प्रकार होते हैं। एक तो पट जिसमें पाया जाता है, इसको कहते हैं सेप्टा, पट युक्त, इसमें पट पाया जाता है। दूसरा माइसीलियम होते हैं जिसमें पट नहीं पाया जाता, तो ये पट है एसेप्टेड माइसीलियम, सेप्टेड माइसीलियम। तो यहाँ पर बता रहा है केंद्र की स्थिति, और कवक आपका कैसा है, यूकैरियोटिक। कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक प्रकार के कवक हैं, तो इसमें सुविकसित प्रकार का केंद्र पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। यदि आपका माइसीलियम कैसा है, पटहीन, मतलब ऐसा, माइसीलियम कैसा, ऐसा जिसमें कोई
तो पटहीन एसेप्टेड माइसीलियम में बहुकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे केंद्र के उसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। तो एसेप्टेड माइसीलियम पटहीन, जिसमें पट नहीं पाया जाता है, ऐसे कवकों में केंद्र बहुकेंद्रकीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रकों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। और दूसरा है पटयुक्त, यानी कि जिसके अंतर्गत ऐसे पट पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं सेप्टेड माइसीलियम या पटयुक्त कवक। और पटयुक्त कवकों में एक केंद्र पाया जाता है, तो एक केंद्रकीय माइसीलियम, दो केंद्र पाए जाते हैं तो द्विकेंद्रकीय, और इस प्रकार से बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं तो बहुकेंद्रकीय कवक जाल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी केंद्रकीय स्थिति। लेकिन बेसिडियोमाइसीट्स वर्ग के सदस्यों की एक विशेषता है कि इसके बीच में एक द्विकेंद्रकीय अवस्था आती है। कोशिका कितनी होगी, एक, लेकिन उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होगी, दो। तो एक कोशिका के अंदर दो केंद्र वाली जो स्थिति बनती है, इस स्थिति को कहते हैं द्विकेंद्रकीय अवस्था। और ये द्विकेंद्रकीय अवस्था बेसिडियो उच्च वर्ग के कवकों में देखने को मिलती है, जो आपके लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान एक बीच में शांत अवस्था के रूप में कार्य संपादित करती है। तो ये कुछ समय के लिए द्विकेंद्रकीय अवस्था शांत अवस्था में पड़ी रहती है और फिर जनन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक बात है। तो ये इसकी 6 लक्षण होंगे। दूसरा है इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। कोई भी कवक है तो वो जब प्रारंभिक स्तर में कवक जाल के निर्माण से लेकर के नए प्रकार के बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया तक, यानी कि जीवन चक्र का मतलब क्या हुआ, कोई भी पादप, कोई भी जीव है नई संतति को निर्मित करने तक की जो पूरी अवस्था होती है, उस पूरी अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं ना। तो उस जीवन चक्र सरल प्रकार का भी हो जाता है और जटिल प्रकार का भी हो जाता है। सरल प्रकार का मतलब क्या, ये कवक जाल है, इस कवक जाल के उसने बीजाणु धानी का क्या किया, निर्माण, और ये बीजाणु धानी बन गई और इसके अंदर क्या बन गई, बीजाणु, और बीजाणु का प्रतिनिधित्व। तो ये तो हो गया आपके सरल प्रकार। जटिल, कॉम्प्लेक्स। अब जटिल प्रकार के जीवन चक्र से क्या मतलब हुआ कि कवक है तो किसी भी पादप प्रजाति को इन्फेक्टेड, संक्रमित तो कर लेता है, लेकिन संक्रमण करने के लिए इनको दो पादप प्रजातियों को क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वो कुछ ऐसे होते हैं अविकल्पित परजीवी, ठीक है, जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है और उन पादप की उनको सख्त आवश्यकता होती है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पक्षियां, कल मैंने आपको बताया था कि पक्षियां के कारण गेहूं का कीट रोग होता है। पक्षियां के कारण गेहूं का कीट रोग होता है और इस पक्षियां को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो प्रकार के वस्त प्लांट की आवश्यकता होती है। दो परपोषिक पादप चाहिए। यदि दो परपोषिक पादप नहीं होंगे तो पक्षियां का जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। तो ऐसे प्रकार के जीवन चक्र को जटिल या कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये तो कुछ इसके कवक के सामान्य लक्षण थे, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। अब अपने को डिटेल से पढ़ना है, उसमें कवकों में पोषण की विधि और दूसरा पढ़ना है कवकों में जनन की विधियां। अब जनन कैसे करता है और पोषण कैसे करता है। तो पोषण के लिए ये किसी दूसरी होस्ट सेल परपोषित कोशिका को संक्रमित करके वहां से भोजन ग्रहण करता है, तो उनकी प्रकृति हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जनन की क्रिया के द्वारा ही कवक नई प्रकार की संततियों को जन्म देने का क्या करती है, कार्य संपादित करती है। तो उस जनन की विधियों को भी हमें समझ लेना बहुत अति आवश्यक होता है कि किन किन विधियों के माध्यम से ये अपनी संततियों की संख्या में मल्टीप्लिकेशन करती है। और यहाँ पर एक शब्द आया कवक जाल। अभी आपको कवक जाल की परिभाषा बता देते हैं कि कवक जाल क्या है। ये कवक के छोटे छोटे तंतु, ठीक है, एक तंतु में दूसरा तंतु, चौथा तंतु, पांचवा तंतु, तो ऐसे तंतु आपस में मिल जाते हैं। छोटे छोटे
यदि पट पाया जाता है तो आपका कवक जाल पटयुक्त सेप्टेट, ठीक है। और यदि कवक जाल में सेप्टा या पट नहीं पाया जाता है तो आपका कवक जाल हो जाएगा एसेप्टेट, ठीक है। पटयुक्त एवं पट रहित, ठीक बात। ये थे कवक जाल। पट की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कवक जाल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पटयुक्त एवं दूसरे होते हैं पट रहित प्रकार के कवक। कवक का थैलस अनेक पतली धागे जैसी नलिकाकार संरचनाओं से बनता है जिसे कवक तंतु कहते हैं, और यही कवक तंतु आपस में जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। और ये कवक जाल सेप्टेड या एसेप्टेड होते हैं। यदि पट पाया जाता है तो इसको कहते हैं सेप्टेड, और यदि पट नहीं पाया जाता तो इसको कहते हैं एसेप्टेड प्रकार का कवक जाल। लेकिन बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, ऐसा कवक जाल है वो पटहीन, और ऐसी अवस्था होती है इसको कहते हैं सिनोसाइटिक प्रावस्था, यानी कि हीरा बहुकेंद्र की अवस्था। ये केंद्र की स्थिति ये बताए ना कि पटहीन कवकों में केंद्रकों की संख्या बहुत सारी पाई जाती है। तो बहुत सारे केंद्र एक ही कवक जाल में बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं सकेंद्रकीय अवस्था, सकेंद्रकीय अवस्था या सिनोसाइटिक फेज। एक ही कवक जाल में बहुत सारे केंद्रकों की उपस्थिति वाली जो अवस्था होती है उस अवस्था को सकेंद्रकीय अवस्था या सिनोसाइटिक से या फेज कहते हैं, ठीक है। ऐसा आप देख सकते हैं ऊमाइसीटीज वर्ग के सदस्य। और आपके पट युक्त जो कवक तंतु एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में आपको सेप्टेड प्रकार का माइसीलियम देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से आपकी एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार से एक कवक कोशिका में भी सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग से मिलकर के इनकी कोशिका बनी होती है। जिस प्रकार से एक यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक, ऐसा कैसा कवक की कोशिका में भी केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा होता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जो यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं वो कोशिकांग भी इसमें होते हैं। इसमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवीय जालिका। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होते हैं, वैक्यूल रसदानियाँ होती हैं, लाइसोसोम होते हैं, वेसिकल पुटिकाएँ होती हैं, और डिक्टियोसोम्स जालिकाएँ भी होती है। इसके अलावा इसके रासायनिक संगठन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एवं आरएनए भी उपस्थित होते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में 80S, कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का राइबोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कवक की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम भी उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन, वसा एवं ऑयल संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जिस प्रकार से जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन होता है और पादप कोशिका में मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी प्रकार से इसमें भी ग्लाइकोजन, लिपिड्स, वसा, तेल संचित भोज्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये अपने बात की कवक की परिभाषा, कवकों के सामान्य लक्षण
और इसके अलावा कवक जाल और कवक की कोशिका। अगले लेक्चर वीडियोज़ में अपन डिस्कशन करेंगे कवकों में पोषण की विधियाँ, यानी कि कवक कौन सी विधि के माध्यम से पोषण करता है और इसकी जनन की विधियों के बारे में डिटेल से आपको जानकारी हासिल करवाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ले सकें। और आप इस वीडियोज़ में जब देखते हो तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसी स्क्रीनशॉट की सहायता से आप साथ में एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के नोट्स बनाकर ही विद्यालय में आवे। ओके, थैंक यू और इसी के साथ गुड लक।